नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से कैमासवत कथा का सारांश लेकर आई हूँ। इसके लेखक चंद्रवर्धाई हैं। आइए अब इस कथा का सारांश भी हम देख लेते हैं। चंद्रवर्धाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में ऐतिहासिक शासन पर प्रतिष्ठित किया गया है। चंद कवि महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार में सामंत और राजकवि थे। इनके नाम मात्र से ही हिंदू समाज के हृदय की तंत्री झंकृत होती थी। इन्होंने अपने स्वामी तथा प्रिय मित्र पृथ्वीराज चौहान का हर समय साथ दिया। साथ ही ये अंत तक पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहे और अंत में उन्हीं के साथ चिंता से मुक्ति दिलाने वाली मृत्यु की प्रसद गोद में विश्राम किया। चंद कवि अनेक विधाओं में प्रवीण थे और पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग सखा थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का साहित्य का अमर स्तंभ और आदि महाकाव्य है। महाकवि चंद्रवर्धाई ने इस काव्य में दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विवाह तथा शहाबुद्दीन गौरी से हुए उनके युद्धों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इस रूप से स्पष्ट है कि रासो में मुख्य रूप से दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं: पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम संबंध तथा इसी से संबद्ध पृथ्वीराज जयचंद्र का युद्ध। दूसरी शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का युद्ध। कैमासवत की घटना का संबंध संयोगिता के प्रेमानुष्ठान से ही है। इस सर्ग की मुख्य घटना पृथ्वीराज के प्रधानामात्य मंत्री कैमास का पृथ्वीराज के द्वारा वध। कवि ने इसी के साथ चौथे सर्ग की घटना पृथ्वीराज का कन्नौज गमन को जोड़ दिया है। आइए अब कैमासवत कथा का सारांश संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। कैमासवत की कथा का प्रारंभ संयोगिता के विरह ताप से व्यथित महाराजा पृथ्वीराज के आखेट प्रसंग से होता है। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम से प्रभावित होकर सदैव उसके विरह में व्यग्र रहते थे और विरह ताप में दुखी रहने के कारण पृथ्वीराज अक्सर अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते थे। इसीलिए वह राजधानी में प्रधाना पद में नियुक्त कैमास को शासन प्रबंध की सारी जिम्मेदारी छोड़कर आखेट में शिकार करने के लिए चले जाते थे। इधर कैमास की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह काम में वशीभूत होकर पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में उसकी कर्नाटी दासी पर अनुरक्त हो जाता है। एक रात वह काम के वशीभूत होकर उस कर्नाटी दासी के कक्ष में पहुंच जाता है। कैमास और कर्नाटी दासी का प्रेम प्रसंग छिपा न रह सका। पटरानी के ताबुल वाहिनी दासी ने कैमास को कर्नाटी दासी के महल में जाते देख लिया और उसने पटरानी को इसकी सूचना दे दी। पटरानी ने तुरंत ही अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को देने का निश्चय किया और पटरानी ने तुरंत ही एक पत्र लिखकर एक दासी को दिया और उससे कहा कि शीघ्र ही इस पत्र को पृथ्वीराज के पास ले जाओ और उन्हें तुरंत एक पल भी गवाए बिना राजधानी वापस आने को कहो। पटरानी का पत्र पाते ही पृथ्वीराज राजधानी वापस आ गया। उसके राजधानी वापस आने का आभास ना ही पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा और ना ही आखेट में गए उसके मंत्रियों को।
पृथ्वीराज ने पटरानी और ताबुल वाहिनी दासी को साथ लिया और कैमास के उस महल में पहुंच गया जहां वह कटरानी दासी के साथ रस क्रीड़ा विलास में मग्न था। कैमास के महल में आने के अंदर ही अभी रात्रि का आधा पहर ही बीता था कि पृथ्वीराज का धनुष कैमास को मारने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगा। उस समय के कैमास और करनाटी दासी रसकेली में मग्न थे, जिससे उनके शरीर का काम से मूर्छित हो रहे थे। पृथ्वीराज का धनुष उन दोनों को मारने के लिए डोल रहा था। पृथ्वीराज के दोनों हाथ ने बिजली के समान शीघ्रता से कार्य करना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज का धनुष बाण से भर गया। प्रथम बार अत्यंत क्रोध के कारण पृथ्वीराज की मुट्ठी और दृष्टि डोल गई और एक बार बाण चूक कर निकल गया। पृथ्वीराज ने 2 बाण और भर लिए। फिर बाण का निशाना लगाते ही तड़पते बाण से कैमास का आहत धड़ पृथ्वी पर आ गिरा। कैमास का वध करके उसके शव को पटरानी को सौंपकर राजा पुनः वन को लौट गए। कैमास वध की सारी घटना कवि चंद को सपने में सरस्वती माँ ने पहले ही सब बता दी थी। प्रातःकाल होने पर राजा आखिर समाप्त कर राजधानी वापस लौट आया। दिन के दूसरे पहर में ही पृथ्वीराज ने सभासदों को बुलाकर अपनी सभा जोड़ी और अपने सभासदों से पूछा, कैमास कहाँ है? सभासदों ने उत्तर दिया, कल संध्या काल में हमने उसे देखा था, परंतु प्रातःकाल हमने उसे महल में नहीं पाया। तब पृथ्वीराज ने कवि चंद से कैमास के संबंध में पूछा। पहले तो चंद कवि ने पृथ्वीराज की बात को किसी बहाने से टालने की कोशिश की, परंतु बार बार दबाव डालने पर और पृथ्वीराज द्वारा उसकी हर सिद्धि को चुनौती दिए जाने पर चंद कवि ने पृथ्वीराज द्वारा कैमास को मारे जाने का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों भरी सभा में कह सुनाया। इसके बाद सभा विसर्जित हुई। सभी सभासद डर कर अपने अपने घर चले गए, किंतु चंद कवि सभा भवन में ही बैठा रहा। पृथ्वीराज का क्रोध उसे व्यथित कर रहा था। कैमास की स्त्री को जब अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने चंद से आकर प्रार्थना की वे पृथ्वीराज से उसके मृत पति का शव उसको दिला दें, ताकि वह अपने पति का शव लेकर चिता की सैया में उसी के साथ लेटकर अपने प्राण त्याग सके। चंद ने जाकर पृथ्वीराज से निवेदन किया कि चंद के बहुत कहने पर पृथ्वीराज ने इस शर्त पर कैमास का शव उसकी स्त्री को देना स्वीकार कर लिया कि चंद उन्हें जयचंद का दर्शन कराएगा। पृथ्वीराज अनुचर के रूप में चंद के साथ कन्नौज जाने को प्रस्तुत हुआ। वहां जाकर दोनों परस्पर गले मिले और रोए। पृथ्वीराज ने कहा कि जयचंद से अपमानित होकर जीने से मरण अच्छा था। कवि ने भी पृथ्वीराज के इस विचार का समर्थन किया। कवि चंद ने कैमास का शव उसकी स्त्री को दिला दिया, जिसे लेकर वह चिता की अग्नि में पति के साथ ही जल मरी। अब कैमास वध की कथा का प्रयोजन भी हम देख लेते हैं। कैमास वध की उपयुक्त कथा में कवि ने चंद पृथ्वीराज के प्रबल पराक्रम को ही अभिव्यक्त किया है। कैमास वध की घटना संयोगिता के प्रेमानुष्ठान की पृष्ठभूमि में पृथ्वीराज के कन्नौज गमन की पूर्व प्रसंग से बनती है। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम से प्रभावित होकर विरह ताप में व्यथित रहता था और इसलिए प्रायः आखेट में अपना समय व्यतीत करता था। इसी बीच में कैमास और कर्नाटी दासी का प्रेम प्रसंग आ जाता है, जिससे पृथ्वीराज क्रोध से जल उठता है और वह कैमास का वध कर देता है। अंत में कवि चंद ने जब पृथ्वीराज से कैमास का शव उसकी स्त्री को देने की प्रार्थना की तो पृथ्वीराज ने उसे कन्नौज चलकर जयचंद का दर्शन कराने की प्रतिज्ञा ले ली।
इस प्रकार कैमास वध की घटना संयोगिता के प्रेम अनुष्ठान और पृथ्वीराज के कनौज गमन, इन दोनों घटनाओं के मध्य की कड़ी बनकर आती है। कैमास वध की घटना के द्वारा कवि ने मुख्य रूप से 3 बातों की अभिव्यक्ति की है। पहला, पृथ्वीराज का प्रबल पराक्रम। दूसरा, वासना लिप्त होने का परिणाम पतन। तीसरा, जीवन की दार्शनिक व्याख्या निरस्ता। पृथ्वीराज का प्रबल पराक्रम संपूर्ण कैमास वध की घटना में अनेक स्थानों पर रचित है। पृथ्वीराज का क्रोध ही उसको मृत्यु की प्राप्ति करा देता है। वासना में लिप्त होने का नित्य परिणाम पतन ही होता है। पृथ्वीराज ने कैमास को सूरवीर मंत्री का दर्जा दिया और उस पर पूरा विश्वास किया, इसलिए अपनी अनुपस्थिति में राजकाज कार्य उसे संभालने को दिया। किंतु कैमास काम में वशीभूत होकर सम्राट पृथ्वीराज के बाणों का लक्ष्य बना, जिसका परिणाम स्वरूप उसका पतन हुआ। तीसरा है जीवन की निरस्ता, क्षणभंगुरता की अभिव्यक्ति। चंद कवि ने कैमास वध का कथा में भली भांति की है। मनुष्य माता के गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात समय पूरा होने पर ही जन्म को प्राप्त करता है और इसी संसार की मोह माया में संलग्न होकर कभी खिन्न होकर रोता तो कभी दूसरे ही क्षण हंसने लगता, कभी एक क्षण में मौन हो जाता, दूसरे ही क्षण में बोलने लगता। उसका शरीर इन सभी भावनाओं से विशेष रूप से संबंधित होता है, किंतु अंत में वह जलाए जाने से डरता है। इस प्रकार यह कथा तीनों बातों का विशेष रूप से प्रतिपादन करती है। अंत में कवि चंद ने पृथ्वीराज से कहा, मरण और लगन विवाह विधाता के हाथ में होते हैं। हम भले ही कन्नौज चलकर शत्रु सेना को विखंडित करते हुए अपने प्राण दे देंगे, परंतु यहाँ रहकर उपहास सहन करते हुए और विलास क्रीड़ाओं में अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। कवि की इस उक्ति के साथ कैमास वध कथा सर्ग की समाप्ति कर देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और यह वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।